तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए अपने साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में देखेंगे हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ऊर्जा का स्रोत। और इसमें 20 क्वेश्चन रखा गया है जो कि जैसे हम लोग रखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में आए हुए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे जो पूछता है। ये करने के बाद आप लोग का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। तो बताना यहाँ पे कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो जीवाश्म में पहले होता क्या है जानते हैं। देखिए, जीवाश्म का मतलब होता है जैसे कि हजारों सालों के बाद जब भी क्या हुआ, लकड़ी हुआ, जैसे पेड़ वेड़ क्या हुआ, गिर जाता है, पेड़ हुआ या कोई किसी का मृत्यु होने के बाद कंकाल बचता है, कंकाल ये सब दब जाते हैं अंदर जा करके। तो ये सब करोड़ों वर्षों के बाद जब हम लोग इसको जो पहाड़ होता है उसको खोदना चालू करते हैं, करोड़ों अरबों बहुत सालों के बाद ये क्या होता है, जब उसको खोदते हैं तो उसमें से कुछ चीजें निकलती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें जो है निकलना शुरू होता है। तो यही सब चीज क्या होता है, जीवाश्म होता है। तो यही कह रहा है कि जब हम इस सब को जलाते हैं, जैसे कोयला या पेट्रोलियम कुछ भी हुआ उसको जलाते हैं, तो कौन सा गैस नहीं निकलती है। तब देखिए ऑप्शन है पहला ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन किससे निकलता है। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधा से निकलता है, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। तो यही तो पूछ रहा है कि किसी कौन नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलता है। ऑक्सीजन ओनली पेड़ पौधा ही निकलता है, जो कि हम लोग उसको लेते हैं और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए पेट्रोलियम कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक जो हम लोग घरों में एलपीजी यूज करते हैं वही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होता है पेट्रोलियम से निकलता है। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल से ही निकलता है। जैसे हो गया आपका डीजल के बाद ये किरोसिन हो गया, ये भी क्या निकलता है, किससे, तो पेट्रोल से ही निकलता है। और जैसे आप लोग वो जो लगाते हैं भेसलिन, उसमें भी पेट्रोलियम जेली होता है, आप उसको देखेंगे पलट करके तो लिखा रहता है कि इसमें यूज किया हुआ पेट्रोलियम जेली, मतलब ये इसी का जो रिफाइन, जैसे पेट्रोलियम निकाले उसको रिफाइन में ले गए तो ये सब चीजें निकलता है। ठीक है, ये भी एलपीजी भी इसी से निकलता है, जिससे फुल फॉर्म क्या होता है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला में दिया है कि निम्न में से कौन बायोगैस का अवयव है। तो बायोगैस जो होता है इसमें क्या होता है कि गोबर और कुछ और मिला करके बनाया जाता है। कि इससे क्या करता है ये ईंधन के रूप में यूज किया जाता है बायोगैस को। तो इसमें कह रहा है ना कि किस कौन सा अवयव मुक्त होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। यहाँ पे H2S है, यहाँ पे H2 है और CO2 होगा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि इनमें से कौन बायोगैस का अवयव है। तो ऑप्शन नंबर H2S है या H2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है या CH4 है। तो देखिए होता क्या है ना कि बायोगैस का तो ये भी है और ये भी है, ये दोनों तो उतना नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें इसमें भी सबसे ज्यादा कौन होता है, तो मुख्य पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है मीथेन होता है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। ये लगभग 75% इसका यूज करके ये बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे ये होता है, तो ग्रीन हाउस गैस, जो कि कैसे बनता है, जब ताप ज्यादा बढ़ने के कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, ग्रीन हाउस बनता है, ये तापमान को बढ़ाता है। जिसे ये फैल गया कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में फैला, तो क्या होता है ना कि जो भी किरण से ऊष्मा निकलता है इसको बाहर जाने ही नहीं देता है, जिसके कारण ग्रीन ग्रीन हाउस बनता है। और ग्रीन हाउस गैस बनने के कारण ही क्या होता है, जो ग्लेशियर हो ये सब चीजें हो पिघलना चालू कर देता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बायोगैस के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH4। चलिए अगला देखते हैं, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए वही चीज हम जैसे बता रहे थे, ओजोन क्या होता है, जैसे कि जब ओजोन ओजोन को पहले देख लेते हैं कैसे, तीन जब ऑक्सीजन मिलके बनता है तो इसको ही क्या बोल देते हैं, ओजोन परत। कि ओजोन का एक ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है जिसे ओजोन कहते हैं, तो ओजोन हो गया। तो ये आप लोग सोचेंगे कह रहे एक तो ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल होता है अच्छा, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है ये पहले तो कहाँ पाया जाता है, तो हम बताते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है वो बहुत सारे लेयरों से मिलके बना होता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी हुआ, एक लेयर हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे कर करके लेयर है। तो पहला जो होता है क्षोभ मंडल, ठीक, क्षोभ मंडल होता है। दूसरा होता है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है इसको बोलते हैं आयनो मंडल भी बोल देते हैं, आयन मंडल। और उसके बाद जो आता है बहिष मंडल, उसके बाद मतलब पूरा बाहरी वाला।
तो होता क्या है ना कि जो समताप मंडल है इसी के लेयर में ये भी एक मंडल पाया जाता है जिसको ओजोन ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन परत। ठीक है, ये सूर्य से जितने भी किरण आता है हानिकारक किरण जैसे कि पराबैंगनी हो गया, इसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यही पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है, ओजोन लेयर जो बचाता है वो थ्री से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है ना, कभी कभी ओजोन लेयर में भी छेद होना चालू कर देता है, और इसको मापते कैसे हैं, तो ओजोन लेयर को डाप्सन से मापते हैं। ठीक है, इसे मापा जाता है। तो ओजोन लेयर में छेद कैसे होता है, तो एक एक क्या मतलब मोस्टली ये क्लोरोफ्लोरो एक कार्बन होता है जो कि गैस है, ये निकलता है और ओजोन के जो भी ऑक्सीजन है इसके साथ में ये कर लेता है, अभिक्रिया करके ये अपना स्थान बनाने लगता है और ऑक्सीजन को वहां से हटाने लगता है। तो इसी कारण वहां छेद बन जाता है। छेद बनने से क्या होता है कि ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आना चालू कर देती है, और आने के बाद हमारे जैसे त्वचा कैंसर ऐसे ऐसे बहुत सारे बीमारी ये होता है, मेनली त्वचा कैंसर ही होता है ज्यादा। तो ऐसे बीमारी होना चालू कर देता है। एक बार हुआ क्या था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड में, वहां पे ओजोन लेयर में छेद हो गया था जिसके कारण वहां पे डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें आने लगी थी। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस हुआ, बीमारी त्वचा कैंसर टाइप का। तो वहां की सरकार ने पहले देखा कि आखिर ऐसा एक ही बार ऐसा महामारी कैसे उत्पन्न हो गया, तो वो देखा कि वहां पे ओजोन का परत में थोड़ा-सा छेद आ गया। तो अभी उतना नहीं है, जैसे जब आया था लॉकडाउन हुआ था तो उसमें बहुत सारा जब गाड़ी-वाड़ी बंद हुआ था तो पूरा पृथ्वी उसको अपना मेंटेन कर लिया, लेकिन पूरी तरह से मेंटेन नहीं है, अभी भी थोड़ा-थोड़ा है छेद वहाँ पे। तो ठीक है, तो ओज़ोन लेयर कहाँ है पता चल गया, कैसे वो क्या किससे बचाता है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ओज़ोन लेयर पता चल गया ना? तो यही आणविक सूत्र होता है इसका O3। चलिए अगला देखते हैं। 4 में है निम्नलिखित में कौन-सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है? मतलब कि कौन-सा है जिससे ना प्रदूषण नहीं होता है? तो देखिए सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब ये तीनों ऊर्जा देखिए क्या कौन-सा प्रदूषण करने का क्या मतलब? जैसे अगर कोयला जलता तो कोयला से प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना? तो इसमें कोयला है कहीं पे देखिए सौर ऊर्जा, सूरज से जो भी ऊर्जा बनता है जैसे कि सौर ऊर्जा कैसे सोलर सेल जो होता है, इससे हमें प्रदूषण होता है? नहीं ना होता है। जल विद्युत ऊर्जा से भी नहीं होता है। पवन ऊर्जा तो वो जैसे ऐसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे डंडा रहता है और ये घूमता है ये और ऊर्जा निकालता है। तो ये तो सभी हो गया, कोई भी प्रदूषण मुक्त मतलब सब प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण करता ही नहीं है। ठीक है? तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? देखिए वही आ गया, अवक्षय मतलब क्या होना? उसको ये करना, झाड़ना मतलब हटा करके अपने स्थान उसको स्थान ग्रहण कर लेना। तो ऑप्शन देखिए सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? अगर आप लोग इसको एकदम बढ़िया से सुन रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन है तो 20 ही ऑब्जेक्टिव लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे कि हाँ जितने भी एग्जाम में आते हैं लेसन 6 से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटने वाला नहीं है इससे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं। सब्जेक्टिव में भी लास्ट में हम रखे हैं कुछ क्वेश्चन को, आप लोग उसको नोट डाउन करके अपने अपने से उसका आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन वो होता है ना कि जो प्रकृति ने बनाया है, जो कि मनुष्य का कोई रोल नहीं। अगर लेकिन देखिए अब एग्जाम्पल हम देखा जाए तो प्राकृतिक क्या है, जितने भी सारे हमको दिखते हैं यहाँ पे जैसे पृथ्वी हो गया या पृथ्वी पर जल हो गया, मिट्टी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है इसको। तो वही पूछ रहा प्राकृतिक संसाधन कौन कौन है, तो मृदा है, जल भी है, वायु भी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगर वही देखिए आप लोग जैसे मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मोबाइल मोबाइल तो मानव ने बनाया तो मानव निर्मित ये है। ठीक है, लेकिन वही अगर कहेगा कि ये पेड़ पौधा किसने बनाया तो क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखें है कि निम्न में वनों पर आधारित उद्योग है, मतलब वन से कौन सा उद्योग बनता है। तो वन से लाख उद्योग, लाख आप लोग देखे होंगे जैसे कि एक मतलब कीड़ा जैसा होता है और उससे क्या होता है ना कि ये निकाला जाता है तो वो लाख होता है, तो वो पेड़ से ही बनता है, पेड़ पर ही रहता है वो। पत्ता वत्ता खाते हैं वहां से ही होता है। तो कागज होगा, कागज किससे निकलता है, पेड़ से ही निकलता है। लकड़ी उद्योग, लकड़ी तो देख ही रहे हैं कि वन से ही मिलता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो अब देखना है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। चंद्रमा, क्या चंद्रमा कोई मतलब देखते हैं पहला, और चंद्रमा हो गया, नाभिकीय संयन हो गया, सूर्य हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्रोत क्या है ऊर्जा का,
ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो बस सूर्य है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य को ही माना जाता है, नहीं तो ये नहीं रहे तो कोई भी ऊर्जा काम ही नहीं करेगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उत्पन्न है। तो चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए और इसका अपने मन में इसका आंसर सोचिए कि क्या होगा, फिर हम बताते हैं। क्या पूछ रहा है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। तो देखिए क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय, तापीय ऊर्जा, ये तीनों होगा, इनमें से सभी होगा। तो होता क्या है कि जैसे कि अगर ये पृथ्वी हुआ, इसमें पानी मतलब यहाँ पे सारे ऊपर पानी है, तो सूर्य या चंद्रमा से क्या होता है कि इसके पानी को क्या करता है, दोनों खींचता है। खींचने के कारण क्या होता है कि ज्वार और भाटा बनता है, जैसे कि ऊपर उठना पानी को, पानी का फिर नीचे गिरना, ठीक है ना, इसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आने जाने से, पानी का इधर उधर हलचल से ये सब ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, जिसे ऐसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीजें इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो किस राज्य में है। देखिए नाभिकीय विद्युत मतलब होता है कि जिससे ना वो क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है, बड़ा बड़ा इस तरह से आप लोग देखे होंगे, इस तरह से, और ऐसा लगा रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं। तो तारापुर पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो देखिए तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 7-8 हैं जो कि नाभिकीय विद्युत ऊर्जा हमारे इंडिया में, जो कि इम्पोर्टेंट में तारापुर हो गया। रावत भाटा राजस्थान में क्या है, रावत भाटा है। गुजरात में काकड़ा पारा है, काकड़ा पारा। उसी तरह से बिहार में तो एक भी नहीं है, नरौरा है, नरौरा, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है। तमिलनाडु में 2 है, तमिलनाडु। तो कौन कौन हो जाएगा, एक तो हो जाए कलपक्कम, कलपक्कम, एक और है, अभी याद आएगा तो बताते हैं। ये कैगा है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और भी है, जैसे कैगा, ये हो गया ककड़ा पड़ा, अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है, और ये हो गया 6, एक 2 और बच रहा है, जो कि एक और है तमिलनाडु में। और चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तारापुर आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। चलिए 11वां में है कि टिहरी बांध निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध आप लोग पढ़े होंगे कि टिहरी बांध जो है कहाँ पर है, पहले ये देखिए, और ये क्यों, कैसे निर्माण के लिए इसका बनाया गया था, थोड़ा सा ज्यादा इसके पीछे एक कहानी है। जैसे टिहरी बांध है, ये है कहाँ, तो उत्तराखंड में है, ठीक। और उत्तराखंड में भी है, तो किस नदी पर पूछता है, किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। इसके लिए एक क्या हुआ था, एक आंदोलन टाइप का हुआ था, जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। आप लोग भौतिकी मतलब इसमें क्या नाम है, या ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन किसने करवाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, वही करवाए थे। इसमें क्या हुआ था ना कि पेड़ से ही चिपक जाते थे, जब बांध बनता है तो क्या होता है कि एकदम पूरा एकड़ में पूरा जितना फैला रहता है, वो सब पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर जाके बांध बनाया जाता है, या अगर उस बीच में अगर कोई गांव या समथिंग आ जाए तो उस सबको भी शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो इसी में क्या हुआ था कि चिपको आंदोलन में हुआ था कि सारे लोग क्या होते थे ना कि अपने पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा काम। तो बहुत दिनों के बाद ये टला था कि नहीं चलो नहीं करते हैं, फिर चालू हो गया था। तो टिहरी बांध जो है, बांध इसलिए बनाया जाता है ना कि बिजली उत्पादन हो जाए, भूमि सिंचाई कर सके, जल आपूर्ति हो जाए। बांध से क्या होता है, बांध में पानी आएगा तो यही सब चीजें ना होगा, जैसे और भी मछली उत्पादन भी इससे होता है, ठीक है ना। तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। अगला देखते हैं हम लोग, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो अपशिष्ट प्रबंधन मतलब होता है जैसे अगर कोई निकला ये कचरा घरों से, तो उसके प्रबंधन किया जाता है, तो क्या क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, पुनर्चक्रण हो जाता है, और क्या होता है कचरा में कमी भी आती है, अगर उसको हम रिसाइकल करते हैं तो क्या क्या होता है, ये सब चीजें होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लेसन जो 6 होता है ना, इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा नॉलेज ये है कि आप अपने माइंड को कितना यूज कर रहे हैं इसको, ये करने में, समझने के लिए। ये समझने वाला होता है, कोई रटने वाला चीज नहीं है इस सब में। देखिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो अब नवीकरणीय क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि नवीकरणीय क्या होता है। एक नवीकरणीय होता है और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, नया करना, और अनवीकरणीय जो जिसको नया नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो नवीकरणीय जैसे हम अगर लें पानी, पानी को क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा यूज में ला सकते हैं रिसाइकल करके। सूर्य का जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगा, तो नवीकरणीय है, हमारे लिए तो नवीकरणीय ही है ना। अभी मतलब नहीं होगा, कभी नहीं, मतलब एक ना एक दिन तो खत्म होना है, लेकिन अभी तो नहीं ना होगा। उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम पुनः यूज कर सकते हैं उसको नवीकरणीय बोलते हैं। और जिसको एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा हम जैसे उसको पाने में बहुत साल लग जाए, जैसे कोयला हो गया, एक बार खत्म हो गया तो हम दोबारा इसको पाने में बहुत टाइम लगेगा। ये पेट्रोलियम गैस हो गया, ठीक ना, ये सब चीजें बहुत दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, तो नहीं मिल पाएगा जल्दी। तो ये सब चीजें अनवीकरणीय डिफिनीशन आता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो बताएंगे वैसा संसाधन जिसे एक बार खत्म होने के बाद पुनः दोबारा उसे यूज में ला सकते हैं, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि ये संसाधन बताइए। कोयला, कोयला क्या है, वन, वन को भी तो वन है। वन को फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार उग गया उसको काट करके फिर दोबारा भी लगा सकते हैं, है ना। उसकी अगर जो भी बीज है, बीज अगर न आया उसके बीज को करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो क्या होता है, नहीं आ सकता है, इनमें सभी तो होगा नहीं, तो वन हमारा वही नवीकरणीय होता है। लेकिन वही अगर यहाँ पे वन ना होकर के और कुछ होता तो हम क्या बोल देते हैं कि वो मतलब डीजल होता है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं उसको कि ये भी क्या है, नवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं है, मतलब अनवीकरणीय है, तो वन हो गया यहाँ पे आंसर हमारा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से कौन बायोगैस का घटक है। अभी हम बताएं कि बायोगैस का कौन होता है, ऊपर में था ना, यही क्वेश्चन सेम था। मीथेन हो जाएगा, कितना परसेंट, 75% होता है। ठीक, यही क्वेश्चन एक रिपीट करते रहता है, ये सारा क्वेश्चन उठाया गया है, तो बस समझिए कि वहां से लिया गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया, तो एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, तो यही ना, ये जो हम लिए हैं 20 क्वेश्चन, तो यही बार बार क्या करेगा, आप लोग को भी एग्जाम में रिपीट होगा। हो सके इस चैप्टर मतलब जो हम लोग वीडियो यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग में आएगा ही, क्योंकि यही चीज तो उठा के इधर से उधर करता है। देखिए 16 नंबर है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, कहाँ होता है, तो रेफ्रिजरेटर में होता है, जेट इंजन में होता है, एयर कंडीशन में होता है, कहाँ होता है, ये सभी जगह होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में ज्यादातर किया था, एयर कंडीशन में तो होता ही है। और अब क्या कर रहा है कि जो इसके कारण क्या होता है, सीएफसी के कारण ओजोन परत क्या होता है, क्षय होता है, मतलब उसका खत्म होता है, धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। तो सीएफसी को हटा दिया गया, अब दूसरे दूसरे का यूज किया जाता है, जिससे हमारे ओजोन को कोई नुकसान ना पहुंचता है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय मतलब जिसे समाप्त हो जाने के बाद यूज में नहीं ला सकते, तो गोबर गैस, जैव प्रक्रम, तो ये दोनों तो क्या है, नवीकरणीय है। कोयला और पेट्रोलियम, यही तो दोनों बचा कि अनवीकरणीय है। अब यहाँ पे जैव मात्रा और पेट्रोलियम, जैव मात्रा क्या है, नवीकरणीय है, लेकिन पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। चलिए 18 में देखते हैं हम लोग। दिया कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा। देखिए जल क्या है, जल एक बार पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे जल जल यहाँ पर है, हम इसको यूज में लिए, भाप बना, ऊपर गया, फिर बरस गया, ठीक ना, तो ये क्या होता है, पुनः चक्रण हो रहा है, इसको हम यूज में कर सकते हैं दोबारा भी। तो ये सब क्या होता है, नवीकरणीय होता है। और नवीकरणीय का मतलब समाप्त हो गया तो हम उसको दोबारा यूज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। अभी हम क्या बताए थे, वैश्विक उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का ही बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये है नाइट्रोजन, बी में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम क्या बताए थे कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण उत्पन्न होता है, जैसे उष्मा आया उसको ऑब्जर्व करके यहीं पर रखा, आगे जाने नहीं दिया, तो कौन होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, और ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या क्या पूछता है, और आप लोग उसको नोट करेंगे और अपने से लिखेंगे, हम इसको बताएंगे नहीं, आप लोग खुद से बनाएंगे इसको। देखिए क्या दिया है कि नाभिकीय संलयन क्या है। अच्छा, नाभिकीय संलयन नहीं बताए थे आपको, हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, नाभिकीय संलयन के बारे में। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, तो थोड़ा हम इस दोनों के बारे में हल्का बता देते हैं, आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। ये कभी कभी इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसीलिए थोड़ा जरूरी है बताना, नहीं तो आप लोग चलिए देखिए, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जैसे छोटा छोटा कुछ अणु है, ठीक, और ये मिल करके एक बड़ा बनाता है,
तो क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। संलयन मतलब क्या होना, इकट्ठा होना। विखंडन का मतलब ही क्या हो रहा है, टूटना। तो एक बड़ा सा अणु हुआ, उसको छोटे छोटे में टूट गया, ठीक। तो वो क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक ना। ऐसे ये नॉर्मल भाषा में बताएं, अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो एक छोटा छोटा, दो या दो से अधिक छोटा छोटा अणु, या ऐसे दो या दो से अधिक अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। उसी तरह से एक बड़ा बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणु में बिखर जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नाभिकीय संलयन का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे सूर्य है हमारा, ऊर्जा का स्रोत दे रहा है, जैसे सूर्य का क्या देना है, सूर्य का प्रकाश क्या है, नाभिकीय संलयन पे वो काम करता है, ठीक ना। सूर्य जो है प्रकाश दे रहा है हम लोग को, और देते रहेगा जब तक, उसको हम कहेंगे नाभिकीय संलयन पर वो है। विखंडन उसको बोलते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन बम हुआ, सॉरी नाइट्रोजन बम नहीं, एटम बम बोलते हैं, परमाणु बम, इसको बोलेंगे परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। और एक और है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो है किस पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। बम दोनों है, लेकिन देखना है कि परमाणु बम काम कर रहा है या हाइड्रोजन बम काम कर रहा है। और सूर्य जो है प्रकाश अपना किस सिद्धांत मतलब कैसे देता है, तो नाभिकीय संलयन के अनुसार देता है। छोटे छोटे जैसे देखिए क्या होता है कि हीलियम एंड हाइड्रोजन दोनों मिल करके बनाता है ना, तभी तो उसका वो सूर्य अपना रोशनी देता है, उष्मा देता है, ये सब इसी कारण होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दो दो छोटा छोटा मिलकर बन रहा है, बड़ा बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है नाभिकीय संलयन। अगला देखते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ये आप दोनों लिखेंगे, ये हम बता दिए, ये आप लोग लिखेंगे। तीसरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या है, आप लोग इसको एकदम सीरियस होकर देख रहे होंगे, तो इसका भी क्वेश्चन इसी में हम दे दिए हैं। अगला है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं हम बताए हैं, ये आप लोग लिखेंगे। और ये देखिए, ये जो जितने थे ये वाले, ये सब 2 नंबर में आए थे, ठीक। और ये था जो 5 नंबर में आया था, मतलब इसको समझिए कि जो 2 क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है। देखिए, बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। आप लोग इसको नोट करिएगा और समझिएगा कि 5 नंबर का है, तो आप इसको 5 नंबर के लायक ही बनाकर लिखिएगा, ठीक ना। तो चलिए, यहीं तक था हमारा। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का मिक्स पहले कर लेते हैं, और जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो केमिस्ट्री कल से हम लोग मिक्स चालू करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, 7 दिन है ही। तो 7 दिन में समझिए 6 दिन ही बचा है, 17 से तो है ही एग्जाम। तो हम लोग 6 दिन में बाकी जितना भी फिजिक्स का है वो सब कवर कर लेंगे, और साथ में हम लोग मैथ का भी कर रहे हैं। तो आप लोग मैथ का भी सीरीज देखिएगा। हम 7 चैप्टर तक करा दिए हैं, जो कि MCQ ही है प्रीवियस ईयर का। बाकी अब जितना बचा है चैप्टर, उसको जल्दी से हम करवा करके 6 दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ में फॉलो भी कर दीजिएगा, कि आगे जितना भी हम डालें वो आप लोग को जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं।